नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए घर का बंटवारा। बड़ी माँ और उसके बीच पसरी एक लंबी संवादहीनता की सूखी धरती में कुछ हरे तिनकों ने अपना सर उठाया था। इधर ईशा को उन्होंने कई बार कॉल किया था, जिससे उसे पता चला था कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है और उनकी उम्र भी तो हो गई थी। 70 के ऊपर आखिर बुढ़ापा कहते हैं किसको है। अब इस उम्र में कोई कितना स्वस्थ रह सकता है। उन्हें कई बीमारियों ने जकड़ रखा था, लेकिन अपनी जिजीविषा की बदौलत वे जिए जा रही थी। हर बार उनसे बात करने के बाद ईशा अनायास ही अपने अतीत के उस हिस्से को पगुराने लगती थी, जिसके साथ बड़ी माँ का होना जुड़ा हुआ था। उसका परिवार संयुक्त परिवार था। ईशा के पिता दो भाई थे और दोनों ही साथ रहते थे। ईशा की माँ चूंकि ओहदे में बड़ी माँ के बाद आती थी, इसलिए घर गृहस्थी के सारे सूत्र बड़ी माँ के हाथों में हुआ करते थे। बड़ी माँ और उसकी माँ के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिससे घर के सारे कल पुर्जे अपना काम करते रहते थे और किसी सदस्य को कभी शिकायत का मौका न मिलता। सुंदर सुसज्जित घर में वह बड़ी माँ के दोनों बेटे प्रभाकर और प्रत्यूष यानी अपने दोनों चचेरे भाइयों के साथ पढ़ाई और खेल कूद करती सयानी हुई थी। रिश्तेदारों और जाने पहचाने लोगों से भरा वह शहर चुंबक की तरह उसे खींचे रखता था। अपनी माँ और बड़ी माँ के बीच एक बहुत महीन विभाजक रेखा थी, या शायद वह भी नहीं थी। अपनी माँ जैसी ही स्नेह उसे बड़ी माँ से भी मिलता था। उसका वह पुश्तैनी घर, वह वातावरण उसके बचपन की हर तस्वीर के पीछे का कैनवास था, जिसे वह अपने बचपन की यादों से अलग नहीं कर सकती थी। लेकिन समय के साथ कितना परिवर्तन आता चला गया। दोनों भाइयों को जाना पड़ा घर से दूर। इसके बाद बड़ी माँ को भी जाना पड़ा। उन्हें भी घर और शहर को छोड़े हुए एक लंबा अंतराल बीत चुका था, एक पूरा युग। और इस बीच सारी चीजें बदल गई थी। लोग, चेहरे, माहौल, संस्कार, घर, भाषा, बोली, जीवन स्तर, सब कुछ। उनका घर और उनका शहर दोनों भीतर बाहर से बदल गए थे। घर के बाहरी हिस्से को दूर कर आधुनिक रूप दे दिया गया था। भीतर भी आंगन में दो एक कमरे बन गए थे। शहर के अपने पराये लोग भी परिवर्तित हो गए थे, जिनसे उसके सुख दुख के तार जुड़े हुए थे। वे रिश्तेदार या तो बीमारी की चपेट में आकर जिंदगी की रफ्तार भरी सड़क के किनारे लाचार पड़े थे, या पंचतत्व में विलीन हो चुके थे। उनमें से कई अपना शहर छोड़कर अपने बच्चों के पास जाकर किसी अन्य नगर या महानगर में बस रहे थे। बच्चे जवानों में बदल गए थे। उनकी अपनी अलग सोच थी और अलग दुनिया थी। रोटियों की तलाश ने उसके दोनों चचेरे भाइयों प्रभाकर और प्रत्यूष को दिल्ली में बसा दिया था। उनके जाने के बाद भी बड़ी माँ और बड़े पापा कितने विश्वास और आनंद के साथ इसके माता पिता और पति के साथ रहते थे। ईशा अकेली संतान थी और उसके पति की नौकरी भी उसी शहर में थी, अतः उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हंसी खुशी के इन्हीं दिनों के बीच एक दिन ऐसा आया जिसने बड़ी माँ की जिंदगी के सारे रंग सोख लिए और उन्हें बेरंग बना दिया। उसके बड़े पापा चल बसे, जिसके कारण बड़ी माँ अकेली न होते हुए भी अकेली हो गई। तब प्रभाकर और प्रत्यूष ने उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पास बुला लेना सही समझा और आकर उन्हें ले गए। जाते समय अपना घर और शहर छूटने का गम बड़ी माँ को था। पता नहीं वे क्या महसूस कर रही थी कि आंसुआई आंखों से बार बार कह रही थी, ईशा, अब पता नहीं मेरा यहाँ आना हो या ना हो। ऐसा क्यों कहती है बड़ी माँ? आप आते रहिएगा, जब भी मन करे चले आइएगा मिलने, यहाँ रहने। कहीं जाते समय भी ऐसी बातें बोली जाती है क्या? और आप इस घर को भूल कैसे पाइएगा? वही तो, वही तो ईशा, कैसे भूलूंगी? एक उम्र जी चुकी हूँ इस घर में। इस घर में तुम्हारे बड़े पापा मुझे दुल्हन बनाकर लाए थे। कैसे दो बच्चे हो गए तुम्हारे बड़े पापा और बच्चों के साथ। एक जमाना गुजर गया इसी घर में, और आज देखो तुम्हारे बड़े पापा मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद भी इस घर से अपनापन बना हुआ है, पर भाग्य ऐसा कि आज इसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। इनमें उनकी यादें बसी हुई हैं।
बाहर टैक्सी इंतजार कर रही थी। प्रत्यूष बड़ी माँ और उसके पास तटस्थ भाव से खड़ा था। बड़ी माँ इतनी भावुक हो गई थी कि ईशा को दुख लगने लगा कि अब इनका स्नेहिल साहचर्य छूट रहा है। ईशा ने पैर छुए तो उन्होंने कहा, खुश रहो, बात करती रहना फोन से। हाँ बड़ी माँ, कहकर रुआंसी होकर वह लिपट गई उनसे। उसे अब भी याद आते हैं वे क्षण। उनकी आंखें डबडबाई हुई थी। धीरे धीरे पैर बढ़ाती हुई वे टैक्सी में बैठी। फिर प्रत्यूष और प्रभाकर दोनों बैठे और टैक्सी चली गई। उनके जाने के बाद से फोन करने का सिलसिला जारी रहा। एक एक खबर यहाँ की वहां जाती और वहां की यहाँ आती, परंतु धीरे धीरे दोनों ओर से संवाद कम होते चले गए। एक दिन फोन पर ही बड़ी माँ ने बताया कि घर का अपना हिस्सा बेच देना चाहती है। इस सूचना के बाद प्रभाकर और प्रत्यूष दोनों घर आए थे। दिन भर आंगन और कमरों में फीते ताने जाते, नापी जोखी होती, शाम को बैठक में बातचीत होती। एक अजीब सा भारीपन हवा में तैर रहा था। इस बंटवारे में उसके माता पिता की भी सहमति थी। वे माहौल को हल्का बनाए रखने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, क्योंकि ऐसे मौकों पर विवाद या तनाव हो जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता था। ईशा अपने भाइयों को नाश्ते में बड़ी माँ की तरह लाल लाल पराठे बनाकर खिलाती रही थी, पर दोनों भाइयों के चेहरों पर उदासी की परत चढ़ी हुई थी। यह शायद उनके भीतर की कचोट थी, जिसने उन दिनों उनको कम बोलने और अनमना रहने पर मजबूर कर दिया था। शायद अपनी मिट्टी, अपना घर छोड़ने का गम। और ईशा से विदा लेते हुए प्रत्यूष ने अपना चेहरा घुमा लिया था और प्रभाकर जल्दी जल्दी सामान उठाकर चल दिया था, यह कहते हुए, ठीक है ईशा, तुम सबके साथ जल्दी आना, हमें तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा। वह उन्हें जाते हुए देखती रही थी। अब उनका इस शहर में कुछ भी नहीं बचा था, एक कोठरी तक नहीं। घर का अपना हिस्सा बेचकर ही उन लोगों ने शहर में फ्लैट खरीदा था। यहाँ से जाकर प्रभाकर और प्रत्युष तो दिल्ली में रम गए थे, लेकिन बड़ी माँ के दिल में अपना घर छोड़ने की जो कचोट थी वह बनी हुई थी। शुरू में जब उनके फोन आते तो वे उसके और उसके पति का हालचाल पूछती, अपने देवर देवरानी का और साथ ही अड़ोस पड़ोस नाते रिश्तेदारों के बारे में भी जानना चाहती कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है। पर धीरे धीरे उनका वार्तालाप संक्षिप्त होता चला गया। कॉल आने का सिलसिला भी खत्म सा हो गया। कभी उन लोगों की याद जोर मारती तो ईशा फोन करती, कभी उनका भी आता। इधर कई सालों से ईशा की व्यस्तता भी बढ़ गई थी। बड़ी माँ गई तो ईशा की शादी भर हुई थी। उनके जाने के बाद वह दो बच्चों की मां बन गई थी और अब तो दोनों बच्चों की पढ़ाई को लेकर वह काफी गंभीर हो चली थी। शारीरिक और मानसिक तौर पर व्यस्तता बढ़ गई थी, क्योंकि अब उसे अपने माता पिता को भी देखना पड़ रहा था। वे भी बूढ़े हो चले थे। कभी डॉक्टर तो कभी दवा का चक्कर लगा ही रहता था। पति अक्सर दौरे पर रहता, इस कारण सारे मोर्चे पर वह अकेले ही जूझती रहती थी। जैसे जैसे बड़ी माँ से उसकी संवादहीनता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसे लगने लगा कि वे उससे बहुत दूर हो गई हैं। कुछ वर्षों पहले तक तो लगता था कि उनके और उसके बीच एक फोन कॉल की दूरी है, परंतु अब ऐसा नहीं महसूस होता था। वे एक अलग लोक में बसी हुई लगती। इधर फांकी लंबे अंतराल बाद बड़ी माँ के ही कई कॉल आए थे, जिसके कारण वह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि बड़ी माँ बार बार उसे क्यों याद करती हैं। हर बार वही मुलायम स्नेह से सनी हुई आवाज। उनसे बातें करने के बाद वह सोचने लगती कि वह अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त क्यों हो गई है कि उसे बड़ी माँ को एक कॉल करना भी याद नहीं रहता। इधर के हर कॉल में उन्होंने कहा था कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मधुमेह परेशान कर रहा है उन्हें, रक्तचाप भी। उसने पूछा भी था, आप खाना तो ठीक खा रही हैं ना? मेरा मतलब है खाने में मीठा, चावल, आलू वगैरह तो नहीं लेती है ना? हाँ ईशा, मेरे खाने का पूरा ध्यान रखती है सुगंधा।
सुगंधा उनकी बहू थी और दवा लेती है। हाँ, वह भी लेती हूँ, फिर भी शुगर बढ़ा रहता है। क्या करूं? उनकी आवाज कांप रही थी। थोड़ी देर के लिए वे चुप हो गई। अब वह क्या जवाब दे इसका? जो करना है वह उनके बेटों और बहुओं को करना है। हजार मील दूर से तो वह सलाह ही दे सकती है। हार कर ईसा ने कहा, बड़ी माँ, आप सुबह में थोड़ा टहलती क्यों नहीं? खुली हवा में टहलने से आपकी सेहत ठीक रहेगी। उन्होंने कहा, कैसे टहलूं? चाहती तो बहुत हूँ टहलना, घूमना फिरना, पर अब मैं इतना चल फिर नहीं पाती। बैठी रहती हूँ, कोई सहारा देकर बालकनी में बैठा देता है। यह सुनकर ईसा चुप हो गई। उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गई है। उसे ध्यान देना चाहिए कि इधर जो उनके कॉल आ रहे थे, उनमें उनकी आवाज कांपती रहती थी। अब वे सब के बारे में इतना पूछती भी नहीं थी। अब वे जब फोन पर बातें करती तो लगता था किसी अंधेरी सुरंग से आवाज आ रही है, किसी को पुकारती हुई, कुछ तलाशती हुई। उस आवाज के सारे शब्द स्पष्ट होकर भी स्पष्ट नहीं होते थे। सब कहकर भी कुछ अनकहा सा उनके गले में अटका रह जाता था, जिसे सुनने और जानने को वह बेचैन हो जाती थी। इस बातचीत के लगभग 15 दिनों बाद गोधूली में एक दिन फिर उनका कॉल आया। उस समय वह टीवी देख रही थी। रिंग हुआ तो उसने टीवी बंद कर दिया। उनकी आवाज बहुत अधिक कांप रही थी और वह साफ सुन सकती थी कि उनकी सांसें भी फूल रही थी। हेलो, हेलो ईसा। हाँ बड़ी माँ, मैं बोल रही हूँ। कैसी हो? यह कैसी हो कहना जैसे आदतवश निकल गया था। वार्तालाप शुरू करने भर के लिए, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वह रुक रुक कर बोली, मैं ठीक नहीं हूँ। उनकी आवाज टूट टूट कर निकल रही थी और गला घरघरा रहा था। फिर जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। घबरा कर ईसा ने पूछा, क्या हुआ आपको? क्या हुआ बड़ी माँ? अभी कहाँ हैं? क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। आवाज भारी हो गई और उसके बाद एक चुप्पी छा गई। ईसा भी 2-4 सेकंड चुप रही, यह देखने के लिए कि उधर से क्या आवाज आती है। यद्यपि वह बहुत घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि यह उनके जीवन का अंतिम संवाद है शायद। और अगर अंतिम संवाद है तो उनके अपनों को छोड़कर हजारों मील दूर बैठी ईसा के साथ क्यों? उसे लगा कि ऐसा न हो कि बड़ी माँ बेहोश हो गई हो और फोन छूटकर उनके हाथों से गिर पड़ा हो। कहीं उनकी धड़कन तो नहीं रुक गई, उनका सिर एक ओर झूल तो नहीं गया। इस आवाज के साथ अजीब दृश्य की कल्पना करके वह बेचैन हो उठी। उसने घबराकर तेज आवाज में पूछा, बड़ी माँ, क्या हुआ आपको? बोलिए ना, चुप क्यों हो गई? थोड़ी देर बाद उनकी हाँफती हुई आवाज सुनाई पड़ी, मन बहुत घबरा रहा है। ईसा फोन पर फिर से उनकी आवाज सुनकर वह आश्वस्त हुई कि चलो, वे जीवित तो हैं। जिंदा है तो बात करके उन्हें समझाया जा सकता है कि उन्हें चैन मिले। क्यों क्यों मन घबरा रहा है आपका? ईसा ने पूछा। पता नहीं ईसा, दिल बहुत घबरा रहा है। उसे पूछना ही पड़ा, क्या आप अकेली हैं? और लोग कहाँ हैं? सुगंधा अपने कमरे में सो रही है। वह हाँफ रही थी। वह फोन पर उनकी तेज सांसों को सुन रही थी। और आप अकेली हैं? हाँ, अपने कमरे में हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। उनकी कमजोर बूढ़ी आवाज सुनाई पड़ी। फिर फोन पर सुनाई पड़ा, वे पुकार रही थी, ए सुगंधा, ए सुगंधा। ईसा को याद आया कि वह उठकर बिना सहारे के तो चल भी नहीं सकती थी। उन्हें कोई जरूरत थी क्या जिसके कारण इस तरह बेचैन होकर पुकार रही थी सुगंधा को? या उब गई थी अकेलापन से? ईसा अपने को बहुत बेबस महसूस कर रही थी कि वह कुछ कर नहीं पा रही है। हार कर उसने कहा, अच्छा बड़ी माँ, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा भगवान को याद किया कीजिए। यह कहते हुए उसे लगा कि वह उन्हें यह सब क्यों बोल रही है, क्योंकि उन्हें कभी ईश्वर में विश्वास नहीं रहा। इतनी दूर से वह करती भी क्या देख रही थी उन्हें पुर्जा पुर्जा बिखरते हुए।
उसके शब्दों की डोर शायद उन्हें बिखरने से रोक ले। उसकी सलाह कहीं उनके काले अंधेरे को रोशनी की छेनी बनकर छेद दे। उसकी बातों से किसी रोते हुए बच्चे को एक खिलौना मिल जाए। यह सुनकर बड़ी माँ की आवाज में एक उम्मीद झिलमिलाई। वे पूछ बैठी, भगवान, भगवान को याद किया करूं? हाँ, आप देखिएगा, आपका मन नहीं घबराएगा। आप अकेली नहीं हैं, आप अपने को अकेली क्यों समझती हैं? उधर चुप्पी छा गई। ईशा ने पूछा, आप समझ रही हैं मेरी बात? हाँ ईशा, ऐसे ही मुझे समझा दिया करो। तो भगवान को कैसे याद कैसे करूं मैं? वे बच्चे की तरह पूछ रही थी। नाम लीजिए। नाम ले सकती है ना? हाँ ईशा, नाम तो ले सकती हूँ। क्या नाम लेने से घबराहट कम हो जाएगी? हाँ, जरूर कम हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। उनकी आवाज में स्थिरता आ गई थी। थोड़ा रुक कर उन्होंने ही कहा, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है ईशा। अब ठीक लग रहा है, जैसे जान लौट आई है मेरी। आप घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ है। आप बिल्कुल अच्छी हो जाइएगा। हाँ, तुम कहती हो तो जरूर अच्छी हो जाऊंगी। तुमसे बात करके बहुत तसल्ली हुई। इसके बाद जो कुछ उसे फोन पर सुनाई पड़ा, उससे उसने संवाद को खत्म कर देना ही सही समझा और जल्दी से कहा, ठीक है बड़ी माँ, अपना ख्याल रखिएगा। प्रभाकर भैया बड़ी माँ से पूछ रहे थे, कौन है? ईशा। बड़ी माँ फोन काटना भूल गई थी। ईशा ने भी अपने फोन की लाइन अब तक नहीं काटी थी। वह चुपचाप सुन रही थी। प्रभाकर भैया बोलते रहे, कौन है? ईशा। हम क्या गैर हो गए? और ईशा बड़ी अपनी की, फोन करके तुम अपना हाल चाल सुनाने लगती हो माँ। प्रभाकर भैया को नहीं मालूम था कि बड़ी माँ का फोन ऑन है। अरे सुगंधा सो रही थी, कोई नहीं था मेरे पास। मन न जाने कैसा हो रहा था। मैंने कितना पुकारा सुगंधा को। बड़ी माँ बोली, तो थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? प्रभाकर भैया बोले। अब ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं थी। ईशा ने अपना फोन काट दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।